कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो MA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू से कर रहे हैं, और टॉपिक का नाम है मानव सुरक्षा की परिभाषा, और जो बुक का नाम है उसका नाम है MGPE 11। तो आज हम इसमें जानेंगे कि मानव सुरक्षा की परिभाषा किस किस विचारकों ने कैसे दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि पहले हम पढ़ेंगे इसका परिचय। पूरे मानव सुरक्षा की अवधारणा प्राचीन काल से ही विकसित हो रही है। परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। देखिए जो राज्य की अवधारणा है वो बहुत पहले से ही चलती आ रही है और इसमें बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसी सोच है कि अगर राज्य सुरक्षित रहेगा तो नागरिक जो है वो भी ऑटोमेटिकली सुरक्षित रहेगा। क्योंकि देखिए जो राज्य होता है, जो देश होता है, उसके अंदर ही नागरिक रहता है, तो जाहिर सी बात है अगर कि राज्य की बाउंड्रीज जो होती है, देश की बाउंड्री जो होती है वो सुरक्षित रहेगी, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, तो उसके अंदर जो नागरिक रहते हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। और देखिए आगे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आगे कि आधुनिक लोकतंत्र सरकारों के आने से तथा लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के विचार से सुरक्षा की नई अवधारणा विकसित हुई है। बोले जब से लोकतांत्रिक आया है, लोकतांत्रिक सरकार है, जब से व्यक्तिगत सुरक्षा और जो ये सुरक्षा की जो अवधारणा है ये बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जनता के लिए सोचा जाता है, जनता के लिए, जनता का शासन किया जाता है ना। तो वही इसमें है कि जब से लोकतांत्रिक वो आया है, लोकतांत्रिक आया है, जब से व्यक्तियों की सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानव अधिकार घोषणा में सामान्य लोगों के जीवन को अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र स्वास्थ्य रखने का विचार उजागर हुआ है। देखिए बोले कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वहाँ पे मानव अधिकार की जब घोषणा हुई थी तो उसमें लोगों के जीवन को लेकर ज़्यादा फोकस किया गया कि जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा कैसे रखी जाए और उनकी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे देखिए डॉक्टर महबूब उल हक के एक विचारक हैं, तो इन्हों के विचार में क्या मानव अधिकार है, क्या उसकी परिभाषा है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उनके विचार ऐसे हैं कि जो लोग होते हैं उनके जीवन की सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष मतलब कि उसको स्थान देना चाहिए। और वो कहते हैं कि जैसे कि किस प्रकार की आर्थिक सुरक्षा, किस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा होगी, खाद्य सुरक्षा होगी, स्वास्थ्य सुरक्षा होगी, व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, सामुदायिक सुरक्षा होगी, फिर राजनीतिक सुरक्षा, ये इन सब चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि जैसे कि अब जो आज के टाइम पे क्या है कि जो मानव सुरक्षा की अवधारणा है वो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्वीकार की गई है, मतलब अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। पहले क्या होता था, पहले खाली राज्य देश इस पे डिस्कस करते, परंतु अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है इसकी अवधारणाएं, और हर एक देश की, इसका मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुकी है। आगे देखिए क्या है, बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा की अवधारणा का विकास, हम देखेंगे मानव सुरक्षा की जो अवधारणा उसका विकास कैसे हुआ है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो भौगोलिक सुरक्षा होती है, जो बाउंड्री वाली सुरक्षाएं होती है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसको ज़्यादा प्रावधान रखा गया है, ना कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा होती है उसके ऊपर। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं, मैंने वैसे आपको समझा दिया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि परंपरागत दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि राज्य की सुरक्षित है तो उसी रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर राज्य सुरक्षित है तो लोग भी सुरक्षित रहेंगे जो उसके अंदर रहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, इस सुरक्षा के अंतर्गत राज्य की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है। जो भी भौगोलिक सीमा होती है राज्य या देश की, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उसको शामिल किया गया है। उसके बाद बता रहे हैं इसमें राज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा दोनों में सम्मिलित करना सुरक्षित प्रधानता है। बोले कि जो राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा होती है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। बोलते लोगों का संरक्षण भारी खतरों से किया जाता है तथा उन्हें विकास के पूर्ण अवसर दिए जाते हैं। बोले कि भारी खतरे जो भी होते हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है और उनके विकास के लिए अवसर दिए जाते हैं, ताकि अगर बाहर से कोई आक्रमण होगा, बाहर से कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये उसी बारे में बता रहे हैं। आगे बोले जिसके राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। बोले इससे क्या होता है कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिलता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जन केंद्र
जन केंद्रित अवधारणा में अंतर। देखिए किस प्रकार से अब उन की सोच में अंतर आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है अधिकारों की सुरक्षा रखना। देखिए अधिकारों को सुरक्षित रखना, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए, ना कि बाउंड्रीज को, ना कि जो भूगोलिक आपकी राज्य की भूगोलिक जगह है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, इसमें अधिकारों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे जब मानव अधिकार की बात हुई तो वहाँ पे लोगों के अधिकारों को सम्मिलित किया गया कि अधिकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे जीवन जीने का अधिकार, विकास करने का अधिकार है ना, आर्थिक अधिकार, मतलब सारे अधिकार उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो वही इसमें बता रहे हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से क्या हुआ कि जो आपकी जीवन की सुरक्षा है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, ना कि आपकी सीमाओं की ज़रूरतों को ज़्यादा समझा नहीं गया। जो आपकी देश की सीमाएं होती है उसको कम करते हुए आपकी जो जीवन की सुरक्षा है उसको ज़्यादा ऊपर रखा गया। तो इसमें यही समझाया गया है। आगे देखिए क्या है, बोले सार्वभौमिक अधिकारों की सुरक्षा। इसमें देखिए क्या है कि आपके जो भी सार्वभौमिक अधिकार, जो भी आपके अधिकार होते हैं जो आपको दिए गए थे, उनकी सुरक्षा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, पूरी रूप से समानता दी जाएगी, है ना, आपको आर्थिक सुरक्षा सब हो गया, तो आपको सारी सुरक्षा दी जाएंगी जो भी जितने भी अधिकार होते हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा कि आप अपना विकास कर पाएंगे, है ना, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपको ये सब ना दिया जाए, आपको खाली बाहर की बाउंड्रियों की सुरक्षा दी जाए और अंदर आपके साथ चाहे अत्याचार हो, तो वो किस प्रकार की सुरक्षा, वो कोई भी सुरक्षा नहीं कहलाती। तो वो इसमें बता रहे हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों में क्या हुआ कि 10 दिसंबर 1948 के अंतर्कृत की गई घोषणा में इस बात का उल्लेख किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को सभी राष्ट्रों व लोगों के लिए सार्वभौमिक अधिकार की सुरक्षा करना जरूरी है। जो भी आपके सार्वभौमिक अधिकार होते हैं उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है हर एक राष्ट्र के लिए। इस पर आगे बता रहे हैं इन अधिकारों को वैध माना गया तथा समय के साथ साथ इनमें मतलब कि बदलाव भी लाए गए। देखिए अधिकार जो होते हैं वो एक ही जैसे हमेशा नहीं चलते हैं, समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए क्या होता है, किंतु अधिकारों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की ही होगी। देखिए जो भी अगर जैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो खाली बोल सकते हैं, परंतु अगर राज्य जो अधिकार देते हैं, जो देश जो अधिकार देते हैं, वो सारा कार्यभार तो देश ही संभालेगा ना। कि जैसे कि समझ लीजिए कोई हेड है, उसने बोल दिया ये करना है, परंतु जो उसके कर्मचारी हैं वही तो उसके काम करेंगे। तो वो इसमें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो घोषणा कर दी, परंतु जो भी अधिकार है उसको, जो भी कार्यान्वयन है, जो भी कार्य होगा वो कौन संभालेगा, वो देश ही संभालेंगे। ठीक है, देश की जिम्मेदारी है। आगे देखिए क्या होता है, यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन संबंध में कुछ नहीं कर पाती। देखिए अगर कोई अधिकार का उल्लंघन होता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश के अंदर की बात है, इसको कह सकते हैं हम घरेलू बात है। देश के अंदर की जो चीज़ें होती है उसको घरेलू भी बोल सकते हैं। तो वो सब है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि 25 जून 1993 में अंगीकृत विनम्र घोषणा में कार्य योजना में इन अधिकारों का उल्लंघन इस प्रकार किया गया। अभी बता रहे कि इस प्रकार के इनों के अधिकार है वो हम पढ़ते हैं, जिसकी पहला बता रहे हैं मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता तथा मनुष्य में जन्म सिद्ध अधिकार। देखिए जो मौलिक स्वतंत्रता है वो आपको दी जानी चाहिए, और जो मौलिक स्वतंत्रता वो जन्म सिद्ध अधिकार है इंसानों का, मनुष्य का। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, उनकी सुरक्षा करना तथा संवर्धन करते रहना सरकारों की पहली जिम्मेदारी है। देखिए उनको सुरक्षित करना, उसको कार्यान्वयन रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, मानव अधिकार आंदोलन को प्रमुखता देते हुए संयुक्त राष्ट्रीय फिर है क्लिंडी रूजवेल्ट ने सन 1941 के अपने एक घोषणा पत्र में कहा है कि पूरे विश्व हेतु राज्य अमेरिका भविष्य में 4 आवश्यक स्वतंत्रता, देखिए बोले कि 4 प्रकार की आवश्यक जो मानव स्वतंत्रता है उस पर जोर दिया गया। वो कौन सी है वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आपकी है पहले भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपके विचार है उसको आप रखना किसी के आगे, वो सेकंड है हर किसी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कि जो भी आपका धर्म है उसको आप मान सकते हैं, कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। आगे देखिए थर्ड है धन कमाने या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की स्वतंत्रता, जो भी आप धन कमाते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए भय से मुक्त अर्थात अस्त्र पर उस सीमा तक नियंत्रण रखना। देखिए अगर आप किसी भी भय से आपको मुक्त रखना, और कोई भी अस्त्र जो होते हैं या जो भी जैसे कि वेपन्स होते हैं, पिस्तौल जो भी है, इन सब से आप इस पे नियंत्रण रखना।
आगे कहते हैं यहाँ जब जहाँ कोई भी राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र पे किसी प्रकार का आक्रमण ना करे। कि अगर देखिए एक दूसरे के देशों के नागरिकों के बीच बह होगा कि अरे वो देश यहाँ आक्रमण करने वाला है, तो क्या होगा, वैसे भी वो अपने आप को विकसित सही से नहीं कर पाएगा, डर में रहेगा। तो वो भी नियंत्रण होना चाहिए, कोई भी देश किसी पे आक्रमण ना करे। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, आज सरकार के साथ साथ बहुत से गैर सरकारी संगठन व असंख्यक अंतर्राष्ट्रीय मानक मानव अधिकारों की सुरक्षा व संवर्धन के कार्य में लगे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे सरकारी संगठन होते हैं, परंतु जो गैर सरकारी संगठन है, दोनों मिलकर मानव अधिकार की जो मानव अधिकार है उनको सुरक्षित करने के लिए लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट है विकास और सुरक्षा के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि विकास और सुरक्षा के लिए कैसे मानव अधिकार दृष्टिकोण रखे गए हैं। तो चलिए उसको देखते मानव विकास। देखिए मानव विकास में बताया गया कि जो मानव विकास है वो मानवीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आपका कोई आप अपना विकास करते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो आपकी सुरक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे मानव अधिकार को मानव विकास के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और उनका अभिप्राय है कि जो मानव विकास होता है वो केवल आर्थिक दृष्टि से ही पूरा नहीं कर पाता। मतलब कि अगर उसको आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया जाए तो वो पूरा अपना विकास नहीं कर सकता। उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई, जैसे कि सामाजिक, संस्कृति, नागरिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब जो आयाम है ये इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पैसे ही पैसे दे दिए जाए, आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं, परंतु आपके पास सामाजिक, सांस्कृतिक ना दी जाए, आपको उसका अधिकार ना दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता ना दी जाए, या फिर आपको नागरिक या राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक इन सब चीज़ से वंचित किया जाए, तो आप आर्थिक विकास से या फिर आर्थिक चीज़ों से ही खाली आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे, आपको बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यही बताया गया कि मानव विकास जो है मानव सुरक्षा के साथ तो जुड़ा हुआ है, परंतु जो मानव विकास है वो खाली आर्थिक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, उसको और भी चीज़ें चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, मानव अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव अधिकार में क्या बताया गया है, के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, उनको मानव अधिकार जो होते हैं, जो अधिकार होते हैं वो देने चाहिए। जो अधिकार जैसे कि अब देखिए, आप अगर आपको सारे प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे, है ना। अब जिसके अधिकार कैसे है, जिसकी न्यूनतम आपको शिक्षा दी जाए, जो भी आपको बेसिक शिक्षा होती है, बेसिक नॉलेज जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन, है ना। उसके बाद आपको अपनी आजीविका पूरी करने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, फिर इतनी आर्थिक सहायता होनी चाहिए कि आप अपनी आर्थिक आजीविका को सुनिश्चित कर सकें। तो ये इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो मानव अधिकार है, जो उनके बेसिक जो आप बोल सकते हैं कि आपको रहने के लिए जो चाहिए होते हैं, बेसिक नीड्स होती है, ज़रूरतें जो होती है वो दी जानी चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र रुकिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए बोले जो संयुक्त राष्ट्र विकास है, इसमें क्या बता रहे हैं, इसको बोलते हैं UNDP। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा फोकस इस पे किया जाता है कि जो असमानता है उसको हटा दिया जाए। जो भी असमानता उत्पन्न करते हैं उसके खिलाफ ये विरोध करते हैं, और ये इस पे जोर देते हैं ज़्यादा कि सभी लोगों को समान रूप से कैसे लाया जा सकता है, कैसे समान रूप से सबको किया जा सकता है। तो ये उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और जो संतुलन विकास होता है उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है और दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, तो ये उसको ज़्यादा उस पर जोर नहीं देते, ये उस पर जोर देते हैं कि संतुलन कैसे बनाया जा सके सब में, और सबका कैसे कल्याण किया जा सके, समानता सब में कैसे विस्थापित की जा सके, ये उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट है आपका मानव सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि अब आधुनिक रूप में जो आज के टाइम पे मानव सुरक्षा की अवधारणा कैसे चेंज हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें कि जो 1990 के बाद क्या हुआ कि जो शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो मानव के जो अधिकारों के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। देखिए पहले तो ये ऐसे सोचते थे कि जो भौगोलिक सुरक्षा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकार जो होते हैं, सुरक्षा जो होती है मानव की, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हों की सोच में क्या आया, बदलाव आया। अब किस प्रकार से आया वो हम आगे पढ़ेंगे।
देखिए पहला पॉइंट है मानव सुरक्षा। अब देखिए मैंने अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था मानव सुरक्षा के ऊपर, और देखिए ये जो पॉइंट्स है मैंने खुद ही अपने आप से बनाया है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें पूरा पैराग्राफ दिया था, तो मैंने इसको छोटा कर करके जो पॉइंट बनते हैं, जिस पॉइंट से जो इसकी सब टाइटल बनता है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ये बना दिया है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, मानव सुरक्षा बोल रहे हैं कि मानव सुरक्षा की ज़रूरत पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सन 1994 में मानव विकास रिपोर्ट पर बल दिया। ये बोल रहे कि 1994 में किसके ऊपर बल दिया है, मानव सुरक्षा के ऊपर। ठीक है, आगे बता रहे हैं इस रिपोर्ट पर मानव सुरक्षा अवधारणा व उसके संचालन की ज़रूरत पर युक्त ने तरीकों से पेश किया गया। बोले कि जो इसकी अवधारणा है, इसका जो इसकी ज़रूरतों पर ज़्यादा तरीके पेश किए कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, वो बताया गया। बोले इस अवधारणा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जब तक लोगों की उनकी दैनिक जीवन की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे विश्व व शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। देखिए बोले जब तक जो नागरिक होते हैं, जो मानव होते हैं, उन्हों को जब तक दैनिक सुरक्षा नहीं मिलती, तो वो विश्व में शांति की स्थापना भी नहीं कर सकते। अब देखिए आप ये बताइए कि जो दंगे फसाद होते क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हों को जो नागरिक जो होते हैं, जो मानव होते हैं, उन्हों को अपने जो जीवन है उसमें पूरे रूप से अधिकार नहीं मिले होते, या फिर दैनिक जो ज़रूरतें होती है वो पूरी नहीं होती है, तो जिससे कि वो दंगे फसाद करते हैं ना। अगर ये सब चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कोई दंगे फसाद नहीं होंगे, कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई आक्रमण नहीं होगा। तो वही बात इसमें बताई गई है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रों में मतभेद न केवल सामाजिक असमानता व विनाश में वृद्धि होती है। बोले जो नागरिक जो राष्ट्र होते हैं उसमें जब मतभेद होते हैं तो ना केवल सामाजिक असमानता या फिर विनाश में वृद्धि होती है, राष्ट्र की सुरक्षा केवल विकास में है। बोले देखिए जब हम राष्ट्र एक दूसरे के साथ असमानता होती है राष्ट्रों में, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है ना, विनाश में क्या होता है, वृद्धि होती है। आगे क्या बता रहे हैं कि जो राष्ट्र की सुरक्षा का विकास में है, अगर आप राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं तो ये जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ये जो असमानता है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, अस्त्रों में नहीं है। बोले जो नागरिकों की सुरक्षा है वो विकास में है, ना कि अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उसमें नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, गोली बंदूक, सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो नागरिकों का विकास नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि इसमें यह सुझाव भी संगठन दिया है कि सतत विकास की नई अवधारणा का अनुसरण किया जाना चाहिए। बोले कि जो संगठन है उन्होंने ये भी सुझाव दिया जो सतत विकास होता है उसको ज़्यादा फोकस किया, उसके ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए। आप सभी को पता होगा सतत विकास क्या होते हैं, जिसमें हम भावी जो आने वाली पीढ़ी होती है उनके लिए भी सोचते हैं और संसाधनों का कम से कम यूज़ करते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, मानव सुरक्षा, आगे देखिए बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा के तहत तत्व पीछे हैं। बोले संपूर्ण विश्व में मानव सुरक्षा के अंतर्गत कार्य सुरक्षा, कौन या आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, अपराधों से देखकर सुरक्षा व विश्वसनीय दिखाया जाता है। बोले कि देखिए जो सतत विकास है उसके अंदर ये अभी बता रहे हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, अपराधों से सुरक्षा, ये सब इसमें फोकस किए गए हैं, इस पर ध्यान दिया गया है रिपोर्ट में। अब ये देखिए आगे की तरफ यह रिपोर्ट उल्लेख करती है कि अधिकार की शांति, ये अधिकार हैं, पूरे अधिकार की शांति के लिए किए जाने वाले युद्ध को, ये भी गलत है, युद्ध को विकसित होना चाहिए, मतलब कि युद्ध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना। युद्ध दो प्रकार के होते हैं वैसे तो। देखिए पहला बता रहे हैं जैसे कि क्या पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है समकालीन विचार। अब हम पढ़ेंगे समकालीन विचार किस प्रकार से हैं मानव सुरक्षा के ऊपर। इसमें संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट 1994 में मानव सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। 1994 में ज़्यादा फोकस किया गया, जोर दिया गया। बोले संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपना मुख्य मिशन माना, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना इसको, जो मानव विकास है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा की विषय वस्तु और महत्व पर रोशनी डाली, जो भी मानव सुरक्षा और उसके जो भी विषय वस्तु होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, उस पर रोशनी डाली गई। फिर बता रहे हैं आपका जो लियन एन सुंगा मानव सुरक्षा की अवधारणा पर अपनी सहमति देते हैं, और जिसमें
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय सारणिक कानून सम्मिलित है। इसमें बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानववाद जो होते हैं वो भी इसमें शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपराधिक कानून जो होते हैं वो भी इसमें, मतलब कि सारे जो भी आपके अधिकार और जो भी कानून है वो इसमें कानून सम्मिलित है। आगे बता रहे किंग और मोहरे ने मानव सुरक्षा के उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जो भी किंग एक हैं और जो मूरे हैं उन्होंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं मानव सुरक्षा पे। बुरे कुछ विरोधों का मानना है कि कुछ विचारकों यहाँ पे होगा, कुछ विचारकों का मानना है कि मानव सुरक्षा की मानव विकास की पूर्ण शर्त कारों का कुछ मानव इसमें बुनियादी सॉरी इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, जो भी टैक्स है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें, देखिए इस पे है ना फोकस किया गया कि जो भी मानव विकास होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बुनियादी, जो भी बुनियादी मानव विकास हैं, फिर जो भी बुनियादी ढांचा उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे है आपका, मैं ये वाला पॉइंट आपको वापस से समझा देती हूँ जो ये वाला पैराग्राफ है, समकालीन विचार। 1 मिनट देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या बताया गया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं मानव सुरक्षा के व्यवहारिक परिभाषा। अब इसमें हम पढ़ेंगे व्यवहारिक परिभाषा क्या है। जैसे कि देखिए इसमें बता रहे हैं देती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि बोरे पहला, गरीबी व हिंसा दोनों पर ध्यान देना, मतलब कि बोरे ने कि व्यवहारिक परिभाषा निम्नलिखित है, वो ये है कि पहला है गरीबी व हिंसा दोनों पर ध्यान देना, दूसरी है अपना जन केंद्रित स्वरूप बनाना, तीसरी है बहुआयामी विस्तार को बनाए रखना, चौथा है लोगों के कल्याण के लिए संस्कृत व हानिकारक संकटों पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे है आपका, इसके आगे भी और विस्तार पूर्वक स्पष्ट है। जैसे कि अब देखिए अब इसने ये बता दो दिए शॉर्ट में, अब इसको ये डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि जैसे कि मानव सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि उपयुक्त संस्थाओं के द्वारा मानव को हिंसा के संकट और संघर्ष, मतलब इन सब चीज़ों से रोकना, जो भी संकट आता है, जो भी वो संघर्ष करते हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि जो जोखिम पर ध्यान ज़्यादा, मतलब कि जोखिम की बजाय मानव सुरक्षा को अधिक ध्यान देती हैं। ठीक है, ऐसी संस्थाएं हैं जो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो जोखिम पर ध्यान देने के बजाय मानव सुरक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं कि क्या प्रॉब्लम है उस पर ध्यान नहीं देती, पहले ये देखती कि मानव सुरक्षा की क्या ज़रूरतें हैं, उस पर ध्यान दो तो प्रॉब्लम जो है अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है सेकेंड पॉइंट, मानव सुरक्षा के अंतर्गत मानव जीवन के महत्व पहलुओं पर फोकस किया गया है, जैसे लोग की क्षमताओं का निर्माण करना ताकि वह अपने आधारभूत अधिकारों उपयोग कर सके तथा अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरा कर सके। ये आपको समझ ही आ गया होगा, बहुत ईजी है कि उस पर फोकस करना, उनके अधिकारों पे, उनके जीवन पे, वो अपने जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट थर्ड है मानव सुरक्षा जन केंद्रित है, यह आयु, लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीय तथा इस पर ध्यान में रखे लोगों को संबंधित है। ये बोल रहे कि देखिए जो मानव सुरक्षा है यहाँ इसमें क्या होता है कि जन केंद्रित है, और इसमें हो रहा है कि जो आयु, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय और आदि को ध्यान में रखे बिना लोगों को, मतलब लोगों को सपोर्ट करता है, मतलब ये इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता आप कौन सी धर्म से हो, कौन सी लिंग से हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए फोर्थ के तरह मानव जीवन के आधारित कार्यों को प्रभावित करने वाले खतरों मानव सुरक्षा संरक्षण प्रदान करता है। जो भी आपके खतरे हैं मानव सुरक्षा के ऊपर उसको संरक्षण देता है, उनको बचाता है। ठीक है, सुरक्षित करते हैं। और आगे बता रहे हैं वे बड़ी मात्रा पे और बार बार होते हैं। देखिए जो भी संरक्षण आपको प्रदान करते हैं, जो भी खतरे बड़ी मात्रा में बार बार होते रहते हैं उनसे आपको संरक्षण प्रदान करता है, जैसे कि महामारी, रोग आदि ऐसे खतरे जिसमें दंगे व प्रदूषण फैलते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो विकास में बाधा बनते हैं। देखिए आपको पता है जैसे कोई महामारी हो जाती है, जैसे आज के टाइम पे कोरोना ही देख लीजिए आप। ठीक है, और ये बहुत से रोग हैं और ऐसे खतरनाक जिससे कि प्रदूषण फैलता है, ठीक है, दंगे फैलते हैं, तो उसको क्या करता है, वो जो बाधाएं आती है उनको उससे सुरक्षित करते हैं मानव को इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट देखिए क्या है बोरे, नेक्स्ट अब देखिए सिक्स्थ क्या है,
देखिए, अब बोल रहे कि भारत जैसा गरीब देश है, आपको पता ही है, उसमें बेरोजगारी, असमानता, कुपोषण ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस पे मानव सुरक्षा को अवधारणा जो है वो विशेष महत्व रखती है, और इसमें जो सतत विकास है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, अब बता रहे हैं डॉक्टर महबूब अल हुक का योगदान। अब इसमें उसके विचार पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बताया है। इसमें क्या किया है, जो डॉक्टर महबूब थे उन्होंने ना 1999 में क्या हुआ, अपने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके ऊपर एक रिपोर्ट रखी गई है। उन्होंने ना केवल हर एक देश के ऊपर कोई बात नहीं की, उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर बात की है, और मानव अधिकार जो होते हैं, मानव सुरक्षा जो होती है, उस पर विशेष ध्यान दिया है। और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वो जैसे कि इस प्रकार है, हम नीचे पढ़ते हैं उसमें। देखिए, अभी क्या बता रहे हैं इसमें, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि जैसे कि रोग का उपचार करने के बजाय एड्स, HIV ये जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं, इसके ऊपर सोचा गया, ताकि जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनको इस समस्या से बचाया जा सके। आगे बता रहे कि मानव सुरक्षा की दिशा में इन्होंने क्या एक नई नीतियाँ की खोज की, नई नीतियाँ जो होती है उनकी खोज की गई। और ये बता रहे कि जो विकसित देश होते हैं उसके ऊपर जो मानव सुरक्षा, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। जो HDI होती है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, सॉरी, जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे देखिए, जो देशों में आयाम जो होते हैं वो बहुत कम है, जो भी लोगों के लिए मानव सुरक्षा है ये बहुत कम है। ठीक है, परंतु जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है, जैसे कि ये बताया जाए, इस्लामी व अफ्रीकी देश जो हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हथियार उनके पास, मतलब कि पूरे जो विकासशील देश होते हैं हथियार बहुत रखते हैं, परंतु उनकी जो ज़रूरतें होती है, जो नीड होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बता रहे हैं, बताते हैं कि इन्होंने जो मानव विकास है उस पर ज़्यादा जोर दिया, मैंने आपको बता दिया था। और बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं कि अगर आपको लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है तो उसके लिए जो सुरक्षा अगर आपको चाहिए, तो पहले तो लोगों के जीवन स्तर को सुधारना होगा, तभी आपको सुरक्षा भी मिल पाएगी। और ये बता रहे हैं कि जो लोकतंत्र के ढंग से ही आप जो सुरक्षा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मानवीय सुरक्षा है उसको लोकतंत्र के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बताते हैं, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, मानव विकास चाहिए, मानव सुरक्षा चाहिए, तो आप इसको हथियार के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, इसको आप अलग माध्यम से, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़े के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बता रहे हैं, आगे बताए उनके अनुसार मानव सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए 5 स्वप्न, मतलब कि उन्होंने 5 अपने वो दिए हैं अवधारणा की क्या क्या होती है। पहले बोल रहे हैं समानता पर आधारित विकास, मतलब कि वो बोल रहे समानता पर आधारित विकास होना चाहिए आपका। ठीक है, असामान्य होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं अस्त्र शस्त्र की बजाय बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, शांति होनी चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। थर्ड देखिए क्या बता रहे हैं, विकास सहयोग की नवीन रूपरेखा। देखिए बता रहे उत्तरी दक्षिण देशों में भागीदारों के विश्व स्तर पर लाना जरूरी। जो भी उत्तरी दक्षिण देश है उनको विश्व स्तर पर लाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत विकासशील और नए देश हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे बोले सार्वभौमिक शासन के लिए एक नवीन रूपरेखा बनानी चाहिए, मतलब कि एक नई अलग से रूपरेखा बनानी चाहिए। आगे बता रहे समस्त देशों में सार्वभौमिक नागरिक समाज हेतु प्रयास, मतलब नागरिक समाज निर्माण के लिए, जो नागरिकों के निर्माण के लिए एक अच्छे से प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए अब ये दूसरे राइटर हैं जिन्होंने अपने इस पे विचार दिए हैं। देखिए जुआन सोमाविया जो है वो बोलती हैं कि लोगों की सुरक्षा जो है, जो लोगों की सुरक्षा है वो जो सुरक्षा है वो ही मानव सुरक्षा। वो बोलते हैं ये दोनों एक ही है। फिर वो बोलते हैं कि किंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो किस प्रकार से है, पहला पॉइंट है ऐसी सुरक्षा जो दूसरों की असुरक्षा पर आधारित हो। ये बोल रहे हैं ऐसी सुरक्षा जो दूसरों की असुरक्षा पर आधारित हो वे ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। अगर समझ लीजिए आप सुरक्षित है परंतु सामने वाला असुरक्षित है तो वो सुरक्षा ज़्यादा दिन तक आपकी नहीं चलेगी। आगे बता रहे शस्त्रों के भंडार या निर्माण में
उत्पन्न होती है वो उसमें विश्वास नहीं। वे भी बोलते हैं कि जो भी शस्त्र हैं, जो भी शस्त्रों के ऊपर जो भी विश्वास है वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और ये उन पे विश्वास भी नहीं रखती कि शस्त्र की सुरक्षा ज़्यादा दिन तक चलती है। आगे थर्ड बता रहे हैं, सुरक्षा रणनीति के तहत सैन्य बल नहीं बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बोलते हैं कि सैन्य बल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जो आर्थिक सामाजिक है इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पे ज़्यादा भागीदार लेने की ज़रूरत है। फोर्थ, अब देखिए जो फोर्थ पॉइंट है कि जो मनुष्य की सुरक्षा है वो राज्य की सुरक्षा की भांति ही है, जैसे कि मनुष्य की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे राज्य की सुरक्षा है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोलते हैं। अब देखिए फिफ्थ में बोल रहे हैं कि जो गरीबी होती है वो असुरक्षा को उत्पन्न करते हैं। देखिए जैसे कि आपके देश में सामाजिक तनाव है, हिंसा हो रही है, अस्त्र शस्त्र का यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा आपको आपके क्या होगा कि असुरक्षा आप महसूस करेंगे, है ना, जिससे कि क्या होगा कि जो सुरक्षा होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि गरीबों को पहले मतलब गरीबी जो है उसको हटाइए, ठीक है, हिंसा जो है उसको ख़त्म कीजिए, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिफ्थ में क्या बता रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता में असुरक्षा का सूत्र है। बोले कि अगर राजनीति में कोई अस्थिरता आती है तो वो भी असुरक्षा का एक सूत्र के रूप में, अगर राजनीतिक सही से नहीं होगी, उसमें कोई भेदभाव होगा, वह अपने हाथों में सारी शक्ति ले लेंगे तो भी असुरक्षा उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्या होता है, असुरक्षा का तीसरा सूत्र है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी रहेगी देश में तो जाहिर सी बात है असुरक्षा तब भी रहेगी। यही होगा, बस इसलिए फोकस करते हैं कि जैसे कि गरीबी को हटाइए, भ्रष्टाचार को हटाइए, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर इनों का ज़्यादा फोकस है। आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर अमर्त्य सेन का विचार। अब इसमें हम देखेंगे जो डॉक्टर अमर्त्य सेन है उन्होंने अपने क्या विचार रखे। देखिए आपको पता ही होगा कि डॉक्टर अमर्त्य सेन जो हैं वो अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा उनका योगदान है, और 1998 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं, उनका मत है कि अगर आपको है कि अगर आपको समाज का कल्याण करना है तो अर्थशास्त्र को मनुष्य की क्षमताओं पे, विकास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य होते हैं उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो क्या कर सकता है, उसके विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे उन्होंने जो भी है किसके ऊपर रोशनी डाली है, उन्होंने खाद्य सुरक्षा के ऊपर रोशनी डाली है। वो कहते कि अगर सभी इंसानों को खाद्य सुरक्षा, अगर जिसकी भोजन जो होता है वो मिलेगा तो वो संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो भी सेवाएं, अगर आपको मनुष्य को सेवाएं देनी है तो आर्थिक में क्या उपभोग कर सकते हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से क्या उपभोग कर सकते हैं उस पर दी है। और वो बताते हैं कि निर्भर करता है कि स्थानीय निधि कितनी है, ठीक है। आगे देखिए क्या बताते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं उन पे भी ये बोलते हैं कि अगर जैसे कि जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उन्हों को खाद्य सुरक्षा जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए, है ना। और जो भी संगठन है, जो सरकारी संगठन है, उन्हों को उनकी ज़्यादा हेल्प करने की चाहिए, उनके विकास में जो भी बाधा है उनको हटानी चाहिए, और उनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य देना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। तो वो अपने विचार इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। और अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो है वो है गांधी जी के विचार। अब इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के किस प्रकार से विचार थे मानव सुरक्षा के ऊपर। इसी को ही इस रूप में देखा गया। और बोलते कि जो गांधी जी हैं उसने मानव सुरक्षा का यूज़ नहीं किया है इस शब्द का, परंतु उन्होंने उस समय पे किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए हैं कि जो गरीबी है, जो असमानता है, उसके ऊपर फोकस किया गया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बताते हैं, आगे देखिए गांधी जी कहते हैं मैं ईश्वर के एकात्म पर विश्वास रखता हूँ, ठीक है। जो एकत्व होते हैं उस पर वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। आगे कहते हैं इसलिए मानवता मेरे लिए सर्वव्यापी है, उनके लिए जो मानवता सबसे ऊपर है। आगे बताते हैं उनके विचार के अनुसार जो अमीर व गरीब के बीच में जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए, है ना। और जो मजदूरी के समान रूप से भी जोर दिया गया, वो कहते हैं कि जो मजदूरी होती है उसको भी समान रूप से दिया गया। जैसे कि अब जो भी जैसे कि बड़े जो भी अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उन्हों की जो मजदूरी होती है, जो दिहाड़ी या जो भी होता है, उन्हों की जो आय होती है उनको समान रूप से रखना चाहिए। गांधी जी इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। और वो जो मानवता है उसको सर्वव्यापी मानते हैं, और जो असमानता है उसको नकारते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं मानते, ठीक है।
आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे बोल रहे उनके विचार के अनुसार उत्पादन सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार निर्धारित होना चाहिए, कि जो भी उत्पादन है वो सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए, कि समाज की क्या ज़रूरत है, ना कि लोभ या ना कि लालच के ऊपर। जो व्यक्ति लालच करते हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जो इंसान की ज़रूरत है खाली उसके ऊपर ही उत्पादन होना चाहिए। और वो कहते हैं उन्हों का व्यापार में न्याय, एक मिनट, किस पे जोर देते हैं, न्याय सिद्धांत के ऊपर। जो भी आपका जिसकी न्याय के ऊपर ज़्यादा वो जोर देते हैं, और वो उस पर वकालत करते हैं कि जो श्रमिक है उन्हों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब विशेषकर वो श्रमिकों के लिए सोचते हैं। वो कहते हैं कि उनके योगदान के मतलब कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ठीक है। और वह कहते हैं कि सर्वोदय और अंत्योदय की वकालत भी करते हैं। इसका मतलब होता है कि सभी का विकास हो और सबसे पहले गरीबों का विकास हो। उनका आदर्श था सदा जीवन उच्च विचार। तो देखिए वो बोलते हैं कि हमेशा वो किस पे जोर देते हैं, गरीबों के ऊपर। वो कहते हैं सबसे पहले गरीबों का विकास होना चाहिए, है ना। और जो भी अमीर गरीब में भेदभाव है उसको दूर करना चाहिए। वो इसके कभी वो है ना, एक इंसान के हाथ में शक्ति रहे उसके भी हमेशा विरोधी रहे हैं। तो देखिए आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है, और इसका सेकंड पार्ट भी है, क्योंकि ये लेसन जो है आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसमें अभी और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या खाद्य सुरक्षा होती है, राजनीतिक सुरक्षा होती है, उसको एक्सप्लेन से डीपली उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और मैं इसका सेकंड पार्ट कल लाती हूँ और आपको और इसमें अच्छे से समझाऊंगी कि मानव सुरक्षा और मानव अधिकार क्या होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मानव सुरक्षा का क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछा गया है एमए में। मैंने वही चैप्टर या फिर वही क्वेश्चन पहले करवाऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।